This is Arun from Concept Learning और this video is about writing task 1 जिसमें हम जो क्वेश्चन टाइप अटेम्प्ट करने वाले हैं वो है पाई चार्ट। हम 3 चीजें पढ़ेंगे बेसिकली इसमें, स्ट्रक्चर, टिप्स एंड एग्जाम्पल। और ये जो नीचे छोटा सा क्यूट सा डायग्राम है ये मैंने हाथ से ही बनाया है, ये इसलिए थोड़ा ऐसा सा लग रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप बना सकते हो इसको अपनी कॉपी में राइट ना हो तो आप इसको बना लो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही यही एग्जाम्पल है जो हम अभी करेंगे। क्वेश्चन प्रॉपर स्टेटमेंट में भी लिखवाऊंगी आपको। ये पाई चार्ट ये वाले हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपके 4 सेगमेंट्स दिए हुए हैं। 18% वीडियो गेम्स, 35% इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, 22% फूड एंड बेवरेज, 25% होम फर्निशिंग। Now the other one, 23% of video games, 30% for electronics and appliances, 32% for food and beverage, and now 15% for home and furnishing. And इसमें ये देखो नीचे ये given है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे पाई चार्ट है that is for the year 2005, while ये जो हमारा 2010 वाला पाई चार्ट है on the right hand side, this is for the year 2010. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ना लिख लो। एक्चुअली मैंने ये हाथ से बनाया है अभी, इसलिए ये थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है, बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पार्टीशन कर दिया अगेन क्यूट सी अपने ही हाथ से। तो ये है हमारा लेफ्ट साइड वाला, दिस इज ऑल अबाउट 2005 एंड दिस वन इज ऑल अबाउट 2010। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है पाई चार्ट? इज अ सर्कुलर ग्राफ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस। ठीक है, गोल ग्राफ जिसको स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। खैर, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर वही होता है जो बाकी सारे राइटिंग टास्क 1 का है। दैट इज नंबर 1, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय द ओवरव्यू एंड देन द बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन में यू विल इंट्रोड्यूस योर चार्ट टू द रीडर्स इन 2 or 3 सेंटेंसेस। ओके, एक सेंटेंस में नहीं करना है, 2-3 भी कम है, कम से कम 4-5 सेंटेंसेस में कर लो। वैसे सही बताऊं तो ठीक है, 2-3 भी कम लगते हैं, 4-5 सेंटेंसेस में करोगे। किस तरह करोगे? बाय पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन है आपको उसको ही सिनोनिम्स या पैराफ्रेजिंग के थ्रू इंट्रोडक्शन में लिख लो। आज जब हम आगे करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना जान लो कि हमें क्या करना है। हमें सिनोनिम्स के थ्रू या पैराफ्रेजिंग के थ्रू बस जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देना है इन एटलीस्ट 4 to 5 सेंटेंसेस। नाउ ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या करते हैं हम? ओवरव्यू याद रखना, ओवरऑल। ये न्यूमेरिकल्स होते हैं पाई चार्ट में, तो इसको भी आप ओवरऑल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल लिखोगे, उसके बाद कॉमा लिखोगे, देन व्हाट यू विल डू, यू लिस्ट जनरल ट्रेंड्स ऑफ योर चार्ट। दैट मीन्स जो आपको ओवर से ऊपर से जो जनरल इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको पाई चार्ट देख के दिख रही है, आप वो लिस्ट कर दोगे। मैंने यहाँ पे जान के लिस्ट डाला है। लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट का मतलब है कि उसको ब्रीफली बताना है, बस लाइक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने हैं उसकी, कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बताना है, डिस्क्रिप्शन में नहीं बताना है, थोड़ा थोड़ा बता दो उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद बॉडी पैरा 1 and 2 में क्या करते हैं हम? 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे, बॉडी पैरा 1 को और बॉडी पैरा 2 को। और फिर जो हमने जनरल फीचर्स ओवरव्यू में लिखे हैं उनको, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें दिख रहे हैं पाई चार्ट को देख के, उनको डिस्क्राइब करेंगे। तो कुल मिला के ओवरव्यू में क्या करते हैं हम? ओवरव्यू में वी ओनली लिस्ट। ठीक है, ओवरव्यू में लिस्ट करते हैं और ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं। वेयर इन बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2, व्हाट डू वी डू? इन दीज 2 हम क्या करते हैं? इनमें हम डिस्क्राइब करते हैं जनरल फीचर्स को। ठीक है, और इंट्रो में क्या करते हैं? इंट्रो में वी पैराफ्रेज What? The question statement. तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम करेंगे अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब कुछ क्विक टिप्स देख लेते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द टिप्स तो सेम होती हैं जो बाकी सारे क्वेश्चंस की होती हैं। क्या क्या होती हैं कि हमें क्या करना होता है? रीड, हमें क्वेश्चन करना होता है, इंस्ट्रक्शंस रीड करने होते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है कि स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है, ग्रामर का ध्यान रखना होता है, रिवीजन करना होता है। ठीक है, 150 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं, 20 मिनट्स में लिखना होता है। ये सब तो हमारे कॉमन टिप्स हैं, ये तो हमें पता है। हम वो टिप्स करेंगे यहाँ पे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ओवरलुक कर लेते हैं। पहला,
देयर इज नो नीड टू पैराफ्रेज द नेम ऑफ द चार्ट, लाइक एज आई सेड कि हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में पैराफ्रेज करना है। हर जैसे मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है और जब हम इंट्रो लिखेंगे तो हम इसको पैराफ्रेज करेंगे ना। क्वेश्चन स्टेटमेंट में बहुत कुछ लिखा होता है पर जरूरी नहीं है हर एक वर्ड को पैराफ्रेज करो, नेचुरल भी तो लगना चाहिए ना। तो देयर इज नो नीड टू पैराफ्रेज द नेम ऑफ द चार्ट। फॉर एग्जांपल पाई चार्ट है तो आप पाई चार्ट को पाई चार्ट भी लिख सकते हो। ऑल दो स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि हम बाकी चीजें भी बोल सकते हैं, द पिक्टोरियल और ये सब कुछ, बट इंट्रो में जरूरी नहीं है इसको इस तरह। इंट्रो में यू कैन राइट पाई चार्ट एंड यू मस्ट राइट पाई चार्ट ओनली। नीचे जाते जाते आप सिनोनिम से वोकैबुलरी चार्ट के लिए यूज कर सकते हो, बाकी और वर्ड्स को यूज कोशिश किया करो पैराफ्रेज या सिनोनिम करने की। पाई पर्टिकुलरली जो बार का चार्ट टाइप है उसको पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इसके आगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एन एफिशिएंट वे टू फाइंड की फीचर इज टू सर्च फॉर द बिगेस्ट स्लाइस, स्मॉलेस्ट स्लाइस और द मोस्ट कांस्टेंट स्लाइस। तो आप की फीचर्स अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो पाई चार्ट इजी होते हैं बाकी अदर ग्राफ से, लेकिन इन केस आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखें की फीचर्स में, ओवरव्यू में क्या लिखें समझ नहीं आ रहा है, तो हमेशा याद रखना सबसे एक तो बिगेस्ट स्लाइस को पकड़ लेना, या फिर स्मॉलेस्ट को पकड़ लेना, या फिर लोएस्ट को पकड़ लेना। ये एक तरीका है, सबसे आसान तरीका। हम और भी तरीके से कर सकते हैं, लाइक सेकंड पॉपुलर पकड़ सकते हैं, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, कुछ भी, बट दिस इज द मोर यूनिवर्सल वे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट और लोएस्ट स्लाइस को पकड़ के ओवरव्यू में लिख देना एंड उसी के बेसिस पे डिवाइड कर लेना। लाइक बॉडी पैरा 1 में बिग वाला बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लिख दिया, बॉडी पैरा 2 में कॉन्स्टेंट वाला कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी। इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत सारे वेज हैं, दिस इज द इजीएस्ट वन इन केस बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है अपना क्वेश्चन। नाउ ये न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं, हमेशा याद रखना जिसमें नंबर्स मौजूद हैं उसमें यू कैन राइट योर ओवरव्यू, यू मस्ट स्टार्ट योर ओवरव्यू विद ओवरऑल एंड अ कॉमा। ठीक है, जो ग्राफ वाले होते हैं, मैप वाले होते हैं, सॉरी ग्राफ कह रही हूँ, सॉरी ग्राफ वाले नहीं, जो मैप्स वाले होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, उनमें इस तरह नहीं करते हैं, उनके भी वीडियो आएगी। इसके लिए समझ लेना आप कि इसमें आप ओवरऑल करके कॉमा लगा के अपना ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे। नाउ ग्रुप स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ चार्ट इन सेपरेट पैरास, दैट मीन्स ये किस लिए होता है हमारा, ये होता है हमारा कोहेजन एंड कोहेरेंस के लिए। ठीक है, अगर आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाई है और राइटिंग के स्कोरिंग पैरामीटर्स के ऊपर किन बेसिस पे स्कोर प्रोवाइड होते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो अगर कोहेजन एंड कोहेरेंस को मेंटेन रखना है, इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें जरूरी है कि हम अपना डेटा सिक्वेंशियली एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज करें, इजंट इट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका और सही तरीका उस चीज को करने का होता है दैट यू ग्रुप स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ चार्ट इन सेपरेट पैरास। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर फीचर को एक पर्टिकुलर पैरा में रखो। लाइक जैसे दो सेम से फीचर्स हैं तो उन्हें दो सेम से पैराज में लिखो, दो अलग फीचर्स हैं जो एक दूसरे सिमिलर है उन्हें बॉडी पैरा 2 में लिख दो। ठीक है, हमेशा सिमिलर फीचर्स को, ठीक है, इसको याद रखना, हमेशा सिमिलर फीचर्स को 1 पैरा में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह ही डिवाइड करते हैं। एक पैरा सिमिलर से फीचर्स होने चाहिए, दूसरा पैरा जो होगा उसमें दूसरे सिमिलर से फीचर्स होने चाहिए। बाकी सारी टिप्स तो आपको पता ही है, रिवीजन करना है, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, वोकैबुलरी एंड ऑल। दीज टिप्स जो अभी बताई हैं ये थोड़ी अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो उसको। ठीक है, देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको लिख लो। द क्वेश्चन इज द 2 पाई चार्ट्स बिलो शो द ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर्स इन कनाडा इन 2005 एंड 2010। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पैराफ्रेज कर लेंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो ये है हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। और पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब होता है सेम चीज हमने लिखनी है बट डिफरेंट वोकैब के साथ। ठीक है, सेम मीनिंग पर डिफरेंट वोकैब। तो देखो मैंने द 2 पाई चार्ट्स की जगह लिखे रहने दिया द पाई चार्ट, शो की जगह मैंने लिख दिया इलस्ट्रेट, द ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स की जगह सिंपल लिख दिया द ऑनलाइन सेल, फॉर रिटेल सेक्टर्स की जगह भी फॉर रिटेल सेक्टर लिख दिया मैंने। लेकिन आगे मैंने देखो किस तरह से डिवाइड किया है, यहाँ पे इन्होंने नीचे 3-4 कैटेगरीज दे रखी है, मैंने उनको लिख लिया डिवाइडेड बाय 4 कैटेगरीज।
4 कैटेगरीज आपको पता होगा, हम कभी भी कोलन या हाइफन का यूज नहीं कर सकते राइटिंग टास्क 1 में. देयरफॉर आई हैव यूज्ड द वर्ड नेमली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, होम फर्निशिंग, वीडियो गेम्स, फूड एंड बेवरेजेस, वेयर इन कनाडा. ओके, इन 2005 एंड 2010 की जगह मैंने लिख दिया फॉर द इयर्स 2005 एंड 2010. तो वही बता रही हूँ मैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एक एक वर्ड उठा के पैराफ्रेज कर देते हैं इसका, फिर वो भी अजीब लगता है. करने को आप कर सकते हो, बस अजीब ना लगे, अननेचुरल वोकैबुलरी सी ना लगे. ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया इस तरह. ये चीज मैंने ऐड कर दी है बीच में यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 कैटेगरीज, बिकॉज वो दे रखा है हमें क्वेश्चन पढ़ के या देख के पता चल रहा है. जो हमारे पाई चार्ट्स हैं वो भी हमारे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में ही आते हैं, तो उससे उठा के मैंने ये एक अच्छा सा इंट्रो बना दिया. बस ये परफेक्ट इंट्रो है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लिखा है. जो भी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल रहा है या फिर आपको पाई चार्ट में जो क्वेश्चंस गिवन है उसे देख के जो पता चल रहा है वो आपने सीधा सीधा इसमें लिख लिया है बाय यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट वोकैबुलरी. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. तो अब ओवरव्यू देखते हैं. ओवरव्यू के लिए आप हाईएस्ट स्लाइस देख सकते हो. हाईएस्ट स्लाइस देखा जाए तो 2005 में 35 है, लोएस्ट 18 वाला है जो कि है वीडियो गेम्स. 2010 में देखें तो हाईएस्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और लोएस्ट है हमारा 15. तो वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है. जो मैंने आपको बताया वो इजीएस्ट वे होता है, तो बिगेस्ट, सबसे ज्यादा, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट या कांस्टेंट. तो मैं आपको ये वाला तरीके से नहीं करा रही हूँ, बहुत इजी तरीका है, वो आप खुद भी कर लोगे. ये देखो मैंने थोड़ा ट्रिकी वे से इसको किया है. तो ये देखो किस तरह किया है मैंने. ओवरव्यू के लिए 2 इयर्स ले लिए, 2005 एंड 2010. अब मैंने आपको बताया है कि ओवरव्यू को हम ब्रीफ रखते हैं, ठीक है. हम इसमें लिस्टिंग करते हैं और इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं. तो मैंने क्या तरीका अपनाया, 2005 में जो हाईएस्ट स्लाइस था वो देख लिया मैंने. तो अगर आप डायग्राम को देखना तो हाईएस्ट स्लाइस जो है हमारा 2005 में वो है हमारा 35% का, जो बिलोंग करता है टू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस. तो मैंने इसको पकड़ लिया कि एक तो मैं इसके बारे में लिखने वाली हूँ भाई अपने ओवरव्यू में. फिर 2010 में मैंने क्या किया, 2010 में मैंने हाईएस्ट नहीं पकड़ा, 2010 में मैंने लोएस्ट पकड़ लिया, बिकॉज हाईएस्ट मैंने ऑलरेडी 2005 का ले लिया. तो अब कुछ अलग के लिए, कंट्रास्ट के लिए इसका लोएस्ट देखते हैं. तो 2010 में अगर आप लोएस्ट देखोगे तो वो होम एंड फर्निशिंग है. अब मैं इन दोनों को उठाकर फिर कंपाइल करूंगी इस तरीके से कि मेरा आंसर अच्छा भी लगे, क्रिएटिव भी लगे और उसका कोहेजन, कोहेरेंस कुछ भी मिस ना हो. तो अब देखते हैं किस तरह लिखूंगी मैं इसको. पैराफ्रेजिंग करूंगी मैं, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लिखूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है. अब आप देखना कि किस तरह मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के उसको लिखूंगी. ऑलराइट, तो अब हम ओवरव्यू की बात करते हैं. देखो मैंने किस तरह से इसका ओवरव्यू लिखा है. मैंने ये पहला आपको पॉइंट बताया था वो यहाँ से यहाँ तक कवर किया है. ओवरऑल इन 2005 इट कैन बी सीन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस held 35% which was the highest online sales in the given period. ठीक है, मैंने पैराफ्रेजिंग, कॉम्प्लेक्स पैराफ्रेजिंग करके बोला है, सीधा नहीं बोला दैट इट वाज द हाईएस्ट. देन टॉकिंग अबाउट होम फर्निशिंग जो लोएस्ट था 2010 में, इसकी मैंने पैराफ्रेजिंग की है. होम फर्निशिंग वाज द सेकंड पॉपुलर कैटेगरी इन कनाडा with 25% but it fell to 10% to 15% in the year 2010. मतलब ये सेकंड पॉपुलर था 2005 में, लेकिन आते आते 2010 तक ये 10% घट गया. क्या हो गया, सिर्फ 15% रह गया इन द ईयर 2010. सो डायरेक्टली नहीं लिखा है, पैराफ्रेजिंग की है. आप भी कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स स्टूडेंट बोलते हैं कि लिख तो हम लेते हैं, फिर हमारे मार्क्स इतने अच्छे क्यों नहीं आ पाते या बैंड्स इतने क्यों नहीं मिल पाते. आप जहां भी प्रैक्टिस करते हो, जिस इंस्टीट्यूट में या जहां भी, फिर वो आपको कम बैंड बताते होंगे. आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा लिख लिया है, लेकिन उनके हिसाब से क्या होता है, उनके हिसाब से आपके बैंड कम होते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैटर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने हैं, सेंटेंसेस यूज करने हैं, हमने लिंकर्स भी यूज करने हैं, है कि नहीं. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज किया है, हाउएवर यूज किया है मैंने, सिमिलरली यूज किया है मैंने, है कि नहीं. तो ये भी आपने बीच बीच में यूज करना है. मैंने बॉडी पैरा 1 और 2 में किस तरह से डिवाइड कर लिया है अपना इंफॉर्मेशन. मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बॉडी पैरा 1 में फूड, बेवरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस के बारे में लिखूंगी. और फिर मैंने डिसाइड किया है
कि मैं वीडियो गेम्स के बारे में भी लिख सकती हूँ। इसमें जैसे 4 कैटेगरीज है ना, आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे वीडियो गेम्स के बारे में या होम फर्निशिंग के बारे में मैं इसमें लिख दूंगी। आप सिमिलर इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कुछ ऐसे हमारे होते हैं पाई चार्ट्स जिसमें इन्फॉर्मेशन सिमिलर नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा घट रहा है, कोई बहुत ज्यादा कम हो रहा है, किसी में बहुत ज्यादा जिगजैग ट्रेंड्स में मूवमेंट्स हैं उसकी, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप जैसे 4 दे रखे हैं आपको, तो आप क्या करोगे, आप 2-2 डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले में ये लिख दिया, दूसरे वाले में ये लिख दिया हमने। करते हैं हमारे बॉडी पैरा 1 की, जो मैंने डिनोट किया है फूड एंड बेवरेज के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, बस हम इन दोनों की बात करेंगे, बाकी के जो 2 कंपोनेंट्स हैं हाउसिंग और वीडियो गेम्स, उनको हम आगे वाले पैरा में करेंगे। दिस इज हाउ वी डिवाइड अपने क्वेश्चंस को, सो दैट कंफ्यूजन भी ना हो और हमारा आंसर भी अच्छी तरीके से लिखा जाए। तो देखो इसको किस तरह लिखा है मैंने, इन टर्म्स ऑफ फूड एंड बेवरेज देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज विद 10% फ्रॉम 22 to 32% between 2005 and 2010. Full stop. It is noticeable that food and beverage has become the top online sales of retail sectors in Canada in 2010, while electronics and appliances had 30%, which had been the second famous online sales of the time period. Now, अब आप ये देखो, मैंने बिल्कुल सीधा सीधा नहीं लिखा, डायरेक्टली नहीं लिखा कि इसका इंक्रीज हुआ है, इसका डिक्रीज हुआ है, नहीं, मैंने पैराफ्रेजिंग की है। एंड देखो मैंने क्या 3-4 जो फ्रेजेस हैं वो यूज किए हैं, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, देन इट इज नोटिसेबल, देन उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हमने पंक्चुएशंस कहाँ लगाई हैं। कुछ स्टूडेंट्स पंक्चुएशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें पंक्चुएशन पे भी ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे जब हमारा हुआ इन टर्म्स ऑफ फूड एंड बेवरेज, कॉमा, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज विद 10%, कॉमा, देन हेयर, कॉमा, देन फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, वाइल एक यूज किया है हमने, लिंकर, कॉमा, उसके बाद हमने डायरेक्ट लिखी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जो हमने यूज की हैं, एक लिंकर यूज किया है हमने, और हमने ध्यान दिया है पंक्चुएशंस पे। तो जब भी हम राइटिंग कर रहे हैं, along with writing, of course हमें अच्छे से लिखना तो है ही है, लेकिन राइटिंग के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। अक्सर स्टूडेंट्स उनको ओवरलुक कर लेते हैं, आपने नहीं करना है। यू विल यूज कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस, यू विल ट्राई टू यूज लिंकर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि हर लाइन में लिंकर्स यूज कर रहे हो, 1 और 2 चलेंगे। एंड पंक्चुएशंस पे बहुत ध्यान देना है और कैपिटलाइजेशन पे भी। नाउ अगर आप कैपिटलाइजेशन देखो तो हम सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, अगर फुल स्टॉप कर रहे हो या तो फुल स्टॉप के बाद कुछ कैपिटल्स में लिखते हो। अदरवाइज जैसे ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद ये इट हमारा कैपिटल्स में है। अदरवाइज अगर फुल स्टॉप नहीं है, अगर कॉमा है या कॉमा भी नहीं है, तो सिर्फ क्या चीज कैपिटल में आएगी, आपको इसका आइडिया है, प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स का क्या मतलब होता है, जो साफ साफ आपको किसी चीज का भी नाम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रॉपर नाउन क्या क्या है, फूड एंड बेवरेज अपने आप में एक ग्रुप है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। देन कैनेडा ऑफ कोर्स इज अ प्रॉपर नाउन, कंट्री का नाम है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस प्रॉपर नाउन, बिकॉज दिस इज अ पर्टिकुलरली डिफरेंट एक ग्रुप बना हुआ है, ये भी कैटेगरी। तो ये 3 चीजें आप ध्यान में देखो, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन 3 चीजों को मैंने कैपिटलाइज किया है। बीच में भी फुल स्टॉप्स के बाद तो हर कुछ ही कैपिटलाइज होता है, बट मैंने इनको बीच में भी कैपिटलाइज किया है, फूड एंड बेवरेज, Canada, electronics and appliances. So along with writing, you also have to take care of the phrases, linkers, punctuation along with the capitalization. Okay. बात करते हैं बॉडी पैरा 2 की, ठीक है। बॉडी पैरा 2 मैंने किसको डिनोट किया है, वीडियो गेम्स और होम फर्निशिंग्स के लिए। और हाँ एक बात और, ये मैंने ऊपर इस तरह लिख दिया है, ये जो हेडिंग सी डाल दी है आपने नहीं डाली नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि मैंने बॉडी पैरा 2 में क्या 2 कैटेगरीज इन्वॉल्व की हैं। आपने ये कुछ नहीं लिखना है, आपने सिंपल अपना पैरा स्टार्ट कर देना है। सो नाउ विथ रिगार्ड्स टू वीडियो गेम्स, कॉमा, एज मेनी कैनेडियंस chose to purchase games from the internet over period, comma, the sales increased gradually by 5% from 18% to 23% from 2005 to 2010. Full stop. On the other hand, comma, home furnishings were 25% in 2005, but in the year of 2010, it encountered a dramatic fall of 10% and it became the lowest selling sector in Canada. यहाँ पे it भी आएगा, ठीक है। Now see मैंने क्या phrases use की हैं, with regards to video game,
देन होम फर्निशिंग के लिए ऑन द अदर हैंड होम फर्निशिंग यूज कर दिया। ये मैंने एक बहुत अच्छी फ्रेज की है, इट एनकाउंटर्ड अ ड्रामेटिक फॉल। तो मैंने सिंपली लिखने की बजाय वॉज डिक्रीज्ड बाय 10%, मैंने लिख दिया encountered a dramatic fall। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने की, सिंपल सिंपल सा नहीं लिखेंगे। यहाँ भी आप ध्यान देंगे तो वीडियो गेम्स को, कैनेडियंस को, उसके बाद होम फर्निशिंग को, एंड देन नीचे कनाडा को मैंने कैपिटल्स में लिखा है बिकॉज दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। इनके साथ साथ ये फ्रेजेस यूज की हैं, विद रिगार्ड्स, ऑन द अदर हैंड, इनकाउंटर, ड्रामेटिक फॉल एंड ग्रेजुअली, और उसके बाद पंक्चुएशन पे भी ध्यान दिया है, कॉमा और यहाँ भी कॉमा एंड देन फुल स्टॉप। तो इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। हमें क्या क्या, अब ये हमारा हमने अटेम्प्ट कर लिया है पाई चार्ट को, आप इसी सेम क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करके देखिएगा अपनी लैंग्वेज में। काफी ज्यादा तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, ये मेरा तरीका था, आप बहुत अलग अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या वोकैबुलरी यूज कर रहे हो एंड किस तरह यू हैव डिवाइडेड द कैटेगरीज इनटू बॉडी पैरा 1 and 2। पर कुछ चीजें जो यूनिवर्सल रहती हैं, हमेशा याद रखनी होती हैं, जो कभी नहीं बदलती, वो होती हैं ये, while writing keep in mind the punctuations, capitalization, spelling, division of categories, categories मतलब जो आपको ग्रुप्स दे रखे हैं, लाइक हमने होम फर्निशिंग और वीडियो गेम्स को BP2 में डाला था, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस को, और जो एक और कौन सा था हमारा फूड एंड बेवरेज, उसको BP1 में डाला था। ग्रामर को, लिंकर्स को, कॉम्प्लेक्स फ्रेजेस, वोकैबुलरी एंड पैराफ्रेजिंग, एंड यस ऑफ कोर्स द वर्ड लिमिट in the prescribed time limit, that is 20 minutes। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपके लिए वीडियो होपफुल साबित होगी। कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की एंड लेट मी नो अगर आप लोगों को कोई फायदा हुआ है तो। और अगर इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू, और यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं जो होपफुली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।